सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 3 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस टैरिफ ऑन इंडिया कट्स टू 18% सेज मोदी मोदी ट्रम्प। तो इंडिया यूएस रिलेशन में एक पॉजिटिव टर्न देखने को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बीच फोन कॉन्वर्जेशन के बाद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर यूएस में टैरिफ रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। और इस डिसीजन से अगस्त 2025 में जो लगाए गए हेवी पेनल्टीज एंड टैरिफ का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया और इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गया, ऐसा बोला। तो उनका कहना है कि इंडिया रशियन ऑयल बाइंग कम करेगा और यूएस के अगेंस्ट टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जीरो करेगा। लेकिन इस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है। तो पीएम मोदी ने जो टैरिफ रिडक्शन है उसका वेलकम किया और कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज और डेमोक्रेसी साथ में काम करती हैं तो दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव बताया। और इसी दौरान जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो वो यूएस विजिट पर हैं जहां क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन रेजिलियंस पर डिस्कशन हो रही हैं। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वेटलैंड्स एज नेशनल पब्लिक गुड। तो यहाँ पर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 बनाया गया, जिसका थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एप्ट है। तो इंडिया में बोलते हैं कि सदियों से कम्युनिटीज वेटलैंड के साथ जीती आई हैं और उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ने इकोसिस्टम को नेचुरली प्रोटेक्ट किया है। तो तमिलनाडु का जो कुलम्स है, कुलम्स बेसिकली मैन मेड टैंक्स, केरला के कैनिस कैनिस यानी शैलो वेल्स, और आंध्र प्रदेश की ट्रेडिशनल जो फिशिंग प्रैक्टिस दिखाती है कि वेटलैंड सिर्फ इकोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमी, कल्चर और लाइवलीहुड का भी बेस है। लेकिन सच ये है कि वेटलैंड्स आज सबसे ज़्यादा जो है थ्रेटेंड इकोसिस्टम में से हैं। पिछले 30 सालों में लगभग 40% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं उनमें से आधे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का शिकार हैं। तो प्रॉब्लम जो है लॉज की कमी नहीं बल्कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। और वेटलैंड जो रूल्स हैं 2017 के, एनपीसीए गाइडलाइंस हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन फ्रेमवर्क है, रामसर साइट जैसे टूल्स मौजूद हैं, पर जो कोऑर्डिनेशन है और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एनक्रोचमेंट, लैंड कन्वर्जन, डैम्स बनाना, सैंड माइनिंग, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और पॉल्यूशन जो है वेटलैंड को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अर्बन वेटलैंड्स पर जो है बोलते हैं फ्लड कंट्रोल, सीवेज एब्जॉर्प्शन और बायोडायवर्सिटी का जो है डबल प्रेशर है। तो कोस्टल वेटलैंड्स पर बोलते हैं कि सी लेवल राइज और डेवलपमेंट दोनों का अटैक है। साथ ही स्टेट जो वेटलैंड अथॉरिटीज़ के पास स्टाफ, फंड्स और टेक्निकल कैपेबिलिटी की कमी है। तो आर्टिकल सजेस्ट करता है कि अप्रोच बदलनी होगी, ब्यूटिफिकेशन से ज़्यादा इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी पर फोकस करना होगा, प्रोजेक्ट से प्रोग्राम्स पर फोकस करना होगा और डिपार्टमेंटल सिलोज से वाटरशेड लेवल गवर्नेंस की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा। और क्लियर बाउंड्री नोटिफिकेशंस, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, कैचमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में वेटलैंड्स का यूज़ और कैपेसिटी जो है बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंस और पॉलिसी के साथ अलाइन करना होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज को, और उसी से वेटलैंड का जो लिविंग इकोसिस्टम है उसके रूप में बचाया जा सकता है। और इंडिया की वाटर स्कार्सिटी और रेजिलियंस इसी पर डिपेंड करती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हैड टिप टू तमिलनाडुज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथेंस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 2026 ने इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ तमिलनाडु की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को भी स्पेशली हाईलाइट किया है। सर्वे के मुताबिक जब इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, तब तमिलनाडु ने सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली स्टेट इकोनॉमी बनी है, जहाँ पर 2024 और 2025 में 11.19% की रियल ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर रहा, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग में 14.74% की रियल ग्रोथ हुई, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। तो तमिलनाडु के एक्सपोर्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि 2020 और 21 के 26 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट से बढ़ के 2024 और 2025 में 52 बिलियन डॉलर्स हो गए। तो सर्वे तमिलनाडु को एक इन्वेस्टमेंट रेडी और इंडस्ट्री फर्स्ट स्टेट मानता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और फास्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए रिफॉर्म्स ने बड़े रोल प्ले किए हैं। और स्टेट इंडिया के 15% मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है।
और इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी के साथ साथ तमिलनाडु बेसिकली ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में भी लीडर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स को भी अप्रिशिएट किया गया है। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस रहा, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब, पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स और ब्लू ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स की बात की गई। अर्बन डेवलपमेंट में चेन्नई को ग्लोबल लेवल अर्बन मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बताया गया है, जबकि एजुकेशन में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें टॉप 100 में से 17 इंस्टीट्यूशंस तमिलनाडु में से हैं। ओवरऑल सर्वे कहता है तमिलनाडु का डेवलपमेंट मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करता है, और इंडिया विजन 2047 में इसका रोल काफ़ी क्रूशियल रहेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पे मेकिंग एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स अ फंडामेंटल राइट इज अ बिग स्टेप। तो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट बेसिकली जो मेंटल हेल्थ और हाइजीन को आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हिस्सा मानता है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टाइमली इंटरवेंशन है। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा कि बिना फंक्शनल टॉयलेट्स, क्लीन वाटर और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स और सेफ डिस्पोजल सिस्टम के लड़कियों की जो ऑटोनॉमी है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। कोर्ट ने स्टेट को जिम्मेदार ठहराया कि वो मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी को खत्म करें, जो लड़कियों की एजुकेशन और डिग्निटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो जजमेंट के तहत जो सभी स्कूल्स हैं उसमें जेंडर सेग्रीगेटेड फंक्शनल टॉयलेट्स मैंडेटरी होंगे, और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। और प्राइवेट स्कूल्स से जो नॉन कंप्लायंस पर जो है डी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स। तो कोर्ट ने कहा कि फैसिलिटीज़ की कमी जो है लड़कियों की बॉडीली ऑटोनॉमी का वायलेशन है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के हिसाब से जो हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस है बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी लगभग जो 25% वुमेन है सपोर्ट से बाहर हैं। पास्ट में एफर्ट्स जो है वो फ्रैगमेंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड रहे हैं। तो कोर्ट ने माना कि अब जो है पॉलिसी प्लस फाइनेंशियल कमिटमेंट से ही स्टिग्मा टूटेगा और लड़कियों को अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने का मौका मिलेगा। जैसे जजमेंट ने कहा, अ पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन रिस्टोर द बैलेंस इन फिस्कल फेडरलिज्म। तो यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में स्टेट्स के लिए मिक्स सिग्नल्स हैं, और इसने वर्टिकल डेवोल्यूशन रेशियो जो है 41% पर ही रिटेन किया है ये 2026 से 2031 तक, जबकि स्टेट्स इससे 50% करने की उम्मीद कर रहे थे। और कमीशन ने माना कि GST फ्रेमवर्क के बाद स्टेट्स का जो फिस्कल स्पेस है वो टाइट हुआ है, और उन्हें ज़्यादा मार्केट बोरोइंग्स पर डिपेंड करना पड़ रहा है। फिर भी जो है वर्टिकल शेयर बढ़ाया नहीं गया, उतने पर रिटेन किया गया। और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट ट्वीक किया गया है, टैक्स एफर्ट्स को रिप्लेस करके कंट्रीब्यूशन टू GDP क्राइटेरिया लाया गया है, और इसका वेटेज 2.5 से परसेंट से बढ़ा के 10% कर दिया गया है, ताकि प्रोडक्टिव और एफिशिएंट स्टेट्स को रिवॉर्ड मिले। और साथ ही डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसका वेट कम कर दिया गया है, और पॉपुलेशन साइज का वेट थोड़ा बढ़ाया गया है। तो इसका नेट इफेक्ट है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र को सिर्फ इंक्रीमेंटल गेन्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं फाइनेंस कमीशन 16 ने सेस और सरचार्ज है उसकी वजह से जो टोटल डिविजिबल पूल है टैक्सेस का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स उसके श्रिंक होने की प्रॉब्लम को क्लियरली हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर बजट के हिसाब से स्टेट्स को टोटल ट्रांसफर जो है वो 12.52% बढ़ने वाले हैं, और लेकिन इस इंक्रीज का लगभग जो है 42% हिस्सा 1.2 लाख करोड़ ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू आएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि स्टेट्स ज़्यादातर सेंटर की प्रायोरिटीज इंप्लीमेंट करने वाले रोल में ही रहेंगे। तो ओवरऑल फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन ने स्टेट फाइनेंसेस पर स्ट्रेस को माना है, पर जो फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंस रिस्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर स्ट्रॉन्ग पुश नहीं दिया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे विजिबल प्रोग्रेस इनविजिबल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली बजट 2026-27 के थ्रू इंडिया की ग्रोथ मॉडल पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करता है। बजट दिखाता है कि सरकार ने पैंडेमिक के बाद जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स लेड ग्रोथ को अपनी कोर फिस्कल स्ट्रैटेजी बना लिया है। फिस्कल डेफिसिट को GDP का 4.3% पर जो है गाइड किया गया है, और 12.2 लाख करोड़ का पब्लिक कैपेक्स रखा गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। तो इससे मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ का सिग्नल मिलता है, लेकिन आर्टिकल का मेन कंसर्न है कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप जो है बढ़ता जा रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से GDP तो बढ़ रहा है, पर जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रही हैं। यूथ बेसिकली नीट नीट बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में नीट का मतलब बताया गया नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो ये अभी भी 23 से 25% के आसपास है।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी गिर रही है। मतलब ज़्यादा स्पेंडिंग पर भी कम जॉब्स बन रही हैं। और सबसे वरिंग ट्रेंड एग्रीकल्चर में है, जहाँ लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बजाय वापस फार्मिंग में जा रहे हैं, जो डिस्ट्रेस का सिग्नल है। तो ओवरऑल बोलते हैं कि इकोनॉमी जो है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर लाइट होती जा रही है। बड़े फर्म्स प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी कैप्चर कर रहे हैं, जबकि जो वेजेस हैं, मास एम्प्लॉयमेंट है, वो स्टैग्नेंट है। तो यहाँ पर आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि आज एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट पॉलिसी गोल नहीं माना जा रहा है, बल्कि ग्रोथ का बाई प्रोडक्ट जो है माना जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सोशल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। जो नेक्स्ट यहाँ पे वाई आर ट्राइबल्स प्रोटेस्टिंग इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के पालघर और नासिक डिस्ट्रिक्ट से हजारों ट्राइबल फार्मर्स ने लॉन्ग मार्च निकाला। और ये मार्च बेसिकली ऑल इंडिया किसान सभा और सीपीआई एम के बैनर के अंडर हुआ, जिसका मेन मुद्दा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं जो फॉरेस्ट लैंड पे वो वहाँ पे जनरेशन से रह रहे हैं, उस पे काम करते हैं, तो उसका इंडिविजुअल जो ओनरशिप है, टाइटल उनके नाम पर मिले, क्योंकि करंट सिस्टम ने उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स और लोन्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसके अलावा उन्होंने इरिगेशन के लिए छोटे डैम्स और रिवर लिंकिंग, साल भर जो उनकी इरिगेशन है, खेती है और पैडी के अलावा दूसरी क्रॉप्स को एमएसपी पर बेचने की मांग रखी है। और जो पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट है, पीसा एक्ट, उसके अंडर जॉब्स, स्कूल्स और टीचर्स की जो भर्ती है और 24 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। तो गवर्नमेंट के मुताबिक अब तक जो है 45% फॉरेस्ट राइट एक्ट क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं और बातचीत के थ्रू इश्यूज सॉल्व करने की बात कही गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हाउ कैन अडेप्टिव टेस्टिंग बी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पर आईआईटी काउंसिल ने जेई एडवांस्ड को अडेप्टिव टेस्ट बनाने के आइडिया पर एक्सपर्ट कमेटी से एवेल्युएशन करने की रिकमेंडेशन दी है, ताकि एग्जाम लेस स्ट्रेसफुल और मोर एक्यूरेट हो। एडेप्टिव टेस्टिंग में सब स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन नहीं मिलते। कंप्यूटर आइटम जो रिस्पॉन्स थ्योरी होती है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स के आंसर के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होता है। तो सही जवाब पर टफ क्वेश्चन आता है, गलत पर इजियर क्वेश्चन आता है। इससे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर टेस्ट होती है और कोचिंग बेस्ड जो ट्रिक्स है, उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो वह बोलते हैं कि ग्लोबल एग्जाम्स जैसे कि जीआरई और जीमैट ये सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अंडर लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि लोग जो है सेम क्वेश्चन पेपर को फेयरनेस समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है इसके लिए। तो आईआईटी काउंसिल ने 2026 से 2028 के का जो है फेज ट्रांजिशन प्रपोज किया है, जिसमें 2026 से फ्री एडेप्टिव मॉक टेस्ट शुरू होंगे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट फेज फॉर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को रूरल इंडिया की साइलेंट रेवोल्यूशन बताता है, और खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज लगभग बोलते हैं 10 करोड़ हाउस होल्ड्स 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, जिन्होंने बैंक से 11 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट मोबिलाइज किया है, सिर्फ 1.7% एनपीए के साथ, वो भी। तो 2 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदीज का जो है भरना जो है इस प्रोग्राम की सक्सेस को दिखाता है। तो आर्टिकल का फोकस अब नेक्स्ट फेज 2026 से 2031 के लिए स्ट्रैटेजी पर है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को बताया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकोसिस्टम का बैकबोन है। कंसर्न ये है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशंस जो है अब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए हैं और ट्रूली कम्युनिटी ओन्ड इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए। तो इसलिए इन्हें ऑटोनमस, अकाउंटेबल और प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। और फंड्स का जो मिसयूज़ है, उसका रिस्क और सोशल प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फ्लेक्सिबल लोन प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के सिबिल स्कोर्स डेवलप करने पर भी जोर दिया गया है। और आगे चलकर सिर्फ डेट नहीं, बल्कि इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ब्लेंडेड फाइनेंस जैसे मॉडल्स लाने की बात कही गई है। तो मार्केटिंग को सबसे बड़ी चैलेंज बताया गया है, जिसके लिए डेडिकेटेड नेशनल मार्केटिंग वर्टिकल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की सलाह दी गई है। तो ओवरऑल आर्टिकल कहता है कि सही रिफॉर्म्स के साथ जो ये स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल वुमेन एम्पावरमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे फंडिंग फ्रेमवर्क एसेंशियल टू एंश्योर यूपीआई रिमेन्स अ फ्री सर्विस। तो यहाँ पर इंडिया का जो यूपीआई अब हर महीने लगभग 21 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है और एक क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। इंडस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि यूपीआई को मेजर यूजर्स और स्मॉल मर्चेंट्स के लिए फ्री रखने के लिए अब लॉन्ग टर्म फंडिंग जो फ्रेमवर्क है वो ज़रूरी हो गया है। तो यूपीआई ने बेसिकली किराना स्टोर्स, स्मॉल मर्चेंट्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में बड़ी रोल प्ले की है।
तो ऑफिशियल ने क्लियर किया कि जो पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स हैं फ्री रहेंगे और स्मॉल और माइक्रो मर्चेंट्स पर चार्ज नहीं लगेंगे। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि स्केल इतना बड़ा हो गया है कि यूपीआई टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए और बड़े और हाई वॉल्यूम मर्चेंट्स के लिए डिफरेंशिएटेड अप्रोच से इकोसिस्टम सस्टेनेबल बनाया जा सकता है बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन को नुकसान पहुंचाए। ये जो नेक्स्ट यहाँ पे नो इन्फ्लुएंस ऑफ इश्यूज विद यूएस इन कस्टम ड्यूटी कट्स। तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्लियर किया है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील है नेगोशिएशंस का बजट 2026 के डिसीजंस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि कस्टम ड्यूटी रिडक्शन पहले से ही प्लान रिफॉर्म्स का हिस्सा थे, ना कि यूएस प्रोग्राम प्रेशर का रिजल्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि पिछले 2 सालों से कस्टम रिफॉर्म्स पर काम चल रहा था और इस बजट में उनका जो कंटिन्यूएशन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइसेज जैसे सेक्टर्स को रिलीफ इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो उन्होंने ये भी बताया कि सेंटर ने स्टेट्स के साथ सेस शेयर करना शुरू कर दिया है और 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ओवरऑल एक्सेप्ट की गई है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशंस अंडरवे ऑन हाउ टू डील विद रेगुलेशंस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। अनुराधा ठाकुर, तो अनुराधा ठाकुर जो है बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रेस नोट 3 के प्रोविजंस को रिवाइज करने पर विचार कर रही है, जो कि चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स पर एक्स्ट्रा अप्रूवल्स लगाता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि प्रेस नोट 3 के तहत जो लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। तो उन्होंने क्लियर किया कि इन्वेस्टमेंट पर बैन नहीं है, सिर्फ एडिशनल चेक्स हैं। साथ ही गवर्नमेंट बेसिकली एफडीआई को बूस्ट करने के लिए रिफॉर्म्स कर रही है, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट को ऑल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए लिबरलाइज करना। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गाजाज क्रूशियल राफा क्रॉसिंग टू इजिप्ट रीओपन्स विद लिमिट्स। तो यहाँ पे गाजा का जो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है इजिप्ट के साथ, उसको मंडे को लिमिटेड ट्रैफिक के साथ रीओपन कर दिया गया है, जो इसराइल और हमास की सीज फायर का एक इम्पॉर्टेंट पर मोस्टली सिंबॉलिक स्टेप माना जा रहा है। पहले दिन सिर्फ 50 पैलेस्टीनियंस जो है हर डायरेक्शन में क्रॉस करने की उम्मीद थी और गुड्स और मूवमेंट अलाउड नहीं था। तो हज़ारों पैलेस्टीनियंस खासकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस क्रॉसिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो इजिप्ट ने कहा कि उसके 150 हॉस्पिटल्स गाज़ा से आने वाले पेशेंट्स के लिए रेडी हैं, जबकि वायलेंस गाज़ा में अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट यहाँ पे ईरानियन मीडिया सेज प्रेसिडेंट हैज़ ऑर्डर टॉक्स विद यूएस। तो ईरान के प्रेसिडेंट बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ न्यूक्लियर टॉक्स शुरू करने का ऑर्डर दिया है। तो ये डेवलपमेंट तब आई है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ डील के लिए होपफुल हैं, ताकि मिलिट्री एक्शन अवॉइड किया जा सके। तो पिछले महीने ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बाद यूएस ने प्रेशर बढ़ाया और वेस्ट एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजा था। तो ईरानियन जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक जो टॉक्स है न्यूक्लियर इशू पर होंगी और ईरान अभी नेगोशिएशंस का फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जो जल्दी फाइनल होगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे चाइनाज प्रूव टू स्ट्रेंथन मिलिट्री सेज स्टेट मीडिया। तो यहाँ पर चाइना के टॉप मिलिट्री लीडर्स पर करप्शन के सीरियस चार्जेस लगे हैं, जैसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और कॉम्बैट प्लानिंग के हेड। तो चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि करप्शन की वजह से मिलिट्री की कॉम्बैट रेडीनेस वीक हो रही है, इसीलिए प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इन पर प्रोब स्टार्ट करवाया है। तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एक साइड पर ये आर्मी के प्रोफेशनल और स्ट्रांग बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ जी जिनपिंग का पावर कंसोलिडेट करने का भी टूल हो सकता है। हिमाचल गवर्नमेंट सेट्स गोल ऑफ 31% फॉरेस्ट कवर बाय 2030। तो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉरेस्ट कवर बढ़ाने पर काम कर रही है और टारगेट है कि 2030 तक फॉरेस्ट कवर को 29.5% से बढ़ाकर 31% किया जाए। तो इसके लिए लोकल लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंश्योर हो सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे राइज इन सदर्न स्टेट शेयर ऑफ फंड्स गिव्स नो रिलीफ टू तमिलनाडु। तो यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन के जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होता है, उसमें सदर्न स्टेट्स को पहले से ज़्यादा शेयर मिला है, लेकिन तमिलनाडु को सिर्फ मार्जिनल बेनिफिट हुआ है बोलते हैं। तो तमिलनाडु का शेयर 15 फाइनेंस कमीशन में 4.079% से बढ़ाकर सिर्फ 4.097% हुआ है, जो लगभग बोलते हैं कि वर्चुअली नथिंग के बराबर है। और तमिलनाडु के साथ फिर से अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है बोलते हैं। तो कर्नाटका और केरला को कंपैरेटिवली ज़्यादा फायदा मिला है। तो एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन में जीडीपी कंट्रीब्यूशन को क्राइटेरिया बनाया गया, वरना तमिलनाडु का शेयर और भी कम हो सकता था। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पेनियार रिवर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू फॉर्म ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट पर एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है। कोर्ट ने सेंटर को एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने को कहा है।
तो ये डायरेक्शन बेसिकली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। और ये केस बेसिकली 2018 का है, जब तमिलनाडु ने कर्नाटका पर पेनियार जो रिवर है उस पर डैम्स और डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाने का आरोप लगाया था। तो तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटका को पेनियार का पानी इस तरह यूज़ करने का कोई हक नहीं है, जो तमिलनाडु के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाए। तो स्टेट ने ये भी आर्ग्यू किया कि इंटर स्टेट रिवर का पानी नेशनल एसेट होता है और कोई एक स्टेट उस पर एक्सक्लूसिव राइट क्लेम नहीं कर सकता। और ट्राइब्यूनल बनने तक कर्नाटका पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर रोक की मांग की गई है यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविस्ट स्लैम्स एलोकेशन फॉर रूरल जॉब स्कीम्स। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ है एमजीएनआरईजीएस स्कीम से वीबीजी रामजी स्कीम में, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, उसका सिविल सोसाइटीज और रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविस्ट उसके एलोकेशन पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है। उनका कहना है कि एमजीएनआरईजीएस से जो नई स्कीम है उस पर ट्रांजिशन को लेकर कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया गया है। बजट में जो नई स्कीम है उसमें उसके लिए 95,692 करोड़ और एमजीएनआरईजीएस के लिए 30,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसे सरकार जिसे बेसिकली गवर्नमेंट 43% इंक्रीज बोल रही है अपने बजट में। तो एमजीएनआरईजीएस का जो की आर्किटेक्ट है निखिल दे, उन्होंने कहा है कि 30,000 करोड़ का जो एलोकेशन है अनक्लियर है और ये सिर्फ पेंडिंग ड्यूज और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में खत्म हो सकता है। तो उन्होंने वार्न किया कि स्टेट्स को अपना 40% जो शेयर है, जो 60:40 में शेयर फंडिंग है सेंट्रल टू स्टेट, जो स्टेट अपना 40% बजट इसमें शेयर बिना किसी क्लियर गाइडलाइंस के प्लान करना पड़ेगा उनको। तो एमजीएनआरईजीएस संघर्ष मोर्चा ने भी कहा है कि 125 दिन का जो रोजगार का प्रॉमिस है फंडिंग के बिना आई वॉश है। और एक्टिविस्ट का मानना है कि बिना ट्रांसपेरेंसी, एडिक्वेट फंडिंग और क्लियर रूल्स के रूरल वर्कर्स को जॉब और पेमेंट में अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म 7 फाइलिंग्स स्पार्क आउटरीच इन गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात में मास फॉर्म 7 एप्लीकेशंस को लेकर सीरियस एलिगेशन सामने आए हैं, जिसमें वोटर्स के इलेक्टोरल रोल से नाम डिलीट करने की बात की गई है। फॉर्म 7 बेसिकली वोटर लिस्ट से किसी का नाम डिलीट करने के लिए होता है और इसे तब फाइल किया जाता है जब किसी की डेथ हो चुकी हो, परमानेंटली शिफ्ट हो गया हो, डुप्लीकेट एंट्री हो या वोटिंग के लिए एलिजिबल ना हो। तो यहाँ पर कई लोगों ने क्लेम किया कि उनकी जो एपिक डिटेल्स हैं और फ़ोन नंबर या फिर सिग्नेचर का मिसयूज़ हुए हैं उनके, बिना उनकी जानकारी के डिलीशन रिक्वेस्ट फाइल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो फॉर्म 7 है फाइल करना लीगल है, लेकिन बल्क सबमिशंस पर स्क्रूटनी होती है और ग्राउंड रिपोर्ट्स में कई वोटर्स ने कहा कि उन्होंने कोई फॉर्म फाइल नहीं किया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट विद रेस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनियन में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेस्ट बंगाल का एक 40 किलोमीटर का स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, उसमें अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने की प्लानिंग चल रही है और ये कॉरिडोर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। और अंडरग्राउंड लाइंस बेसिकली 3 माइल हाट और रंगपानी रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड लाइंस यहाँ इनके बीच होंगी, जिससे कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी दोनों स्ट्रांग होगी। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटर्नल टीम इन्वॉल्व्ड इन पीएसएलवी प्रोब नेक्स्ट लॉन्च डेट इन जून सेज मिनिस्टर। तो यहाँ पे इसरो के पीएसएलवी लॉन्चेस की कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो 12 जनवरी को पीएसएलवी C62 का थर्ड स्टेज इग्नाइट ना होने की वजह से मिशन फेल हो गया, जो कि मई 2025 में पीएसएलवी C61 फेलियर जैसा ही था। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो जून में फ्रेश लॉन्च प्लान कर रहा है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो प्राइवेट और फॉरेन क्लाइंट्स का इसरो पर ट्रस्ट इंटैक्ट है, क्योंकि किसी ने अपना लॉन्च कैंसिल नहीं किया। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।